बताता हूँ मैं, बताता हूँ। कन्या और मिथुन बुध का खेला तो है ही है, लेकिन कन्या जो है बुध का अ, आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, मूल त्रिकोण। हम्म। और सॉरी टू से, कन्या लगन के लिए मूल त्रिकोण होने के बावजूद भी बुध जो है ना, वो तटस्थ है। मूल त्रिकोण होने के बावजूद। सर, ये तटस्थ का जो सेंटेंस है, ये थंब रूल है कि इसके पीछे कुछ चीजें हैं? नहीं मैम, ये थंब रूल है। क्योंकि कल भी मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। आपने हम्म। मुझे समझाया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी जब तक गले से नहीं चीजें उतर रही हैं, समझ तो गई सारी चीज। नहीं, तटस्थ का फिर से हम आपको उसका रूल, तटस्थ का जैसे होता है ना, जैसे मैंने कल भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं। जी जी सर, आपने मुझे ठीक है। आश्वस्त किया अच्छे से। जी सर। मैं तटस्थ का एक और मतलब समझाता हूँ मैम। मान लीजिए मैम, आपका कोई एक कर्म कांड है। जैसे आप एक अच्छे डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, तो आप वास्तव में है ना। जी जी लेकिन अकेला फैशन डिजाइनर पूरे काम को नहीं कर सकता। जी उसके लिए क्या क्या चाहिए? आपने कट अप किया, डिजाइन पैदा किया, कहाँ कहाँ फैब्रिक का काम होगा, कहाँ कहाँ कढ़ाई का काम होगा, कहाँ कहाँ स्टिचिंग, प्लेन स्टिचिंग होगा, वो आपने बताया अपने वर्कर को। ठीक है। तो यानी एक टीम होता है ना मैम, टीम। जी सर, टूल सर, किसी भी चीज के लिए टूल्स के साथ हैंड्स भी चाहिए। वही हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है टीम, हम्म। जहाँ जी कई सर। लोग उस काम में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तटस्थ जी का मतलब होता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बस इतना याद रखिएगा। जी जी जी। जहां पे तटस्थ ग्रह अगर सौम्य से मिले तो सौम्य बनता है, क्रूर से मिले ठीक। तो क्रूर बनता है। ये बहुत ही नाजुक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। हम्म। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कन्या लगन की कुंडली में, मैम देखिए, स्वक्षेत्र हो गया मिथुन बुध का, जी जी सर। लेकिन बुध का मूल त्रिकोण है कन्या। यानी हम्म। यहाँ पे बुध मोस्ट पावरफुल। जी वहां क्या, इससे पहले मैंने बेसिक में बोला था कि ये जो है वो राजकुमार है। कन्या में आने आने के बाद वो जी। राजकुमार बन जाता है। ठीक है। हम्म। बट राजकुमार होने के बावजूद भी वो माने अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक सर। ठीक है। तो कन्या के लिए भी बुध तटस्थ है। चलिए पूरा रूल लिखा देते हैं। उसके बाद फिर अगर समझ ना आए तो फिर प्रैक्टिकल करेंगे। पूरा ठीक सर। रूल लिखिए। अ, तटस्थ, यहाँ पे कन्या के लिए, कन्या लगन के लिए एकमात्र शुक्र ही सौम्य ग्रह है। कन्या के लिए एकमात्र शुक्र ही सौम्य ग्रह है। चंद्र, मंगल और गुरु ये क्रूर है, या दुष्ट ग्रह कह सकते हैं आप। शनि, सूर्य और बुध तटस्थ है। कैसे? चीजों को नोट करिएगा। जी सर। कन्या लगन मतलब कौन सा आ गया? अगर आप खाका बनाते हैं तो एक नंबर में आएगा छठा राशि।
जी। सातवां आएगा सेकंड में, हम्म। आठवां आएगा थर्ड में। आठवां मतलब जी। कौन? मंगल, मंगल। है ना। जी। उसके बाद आएगा तीसरा। चौथा में कौन आएगा? गुरु। गुरु। नवा। गुरु, अब देखिए, गुरु जो है तटस्थ इसलिए है क्योंकि गुरु वहां पे धनु आ गया, फोर्थ हाउस। जी। और गुरु वो नेचुरली शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हम्म। नैसर्गिक शुभ ग्रह है, चौथा सप्तम और दशम में होने से वो जी। सौम्य नहीं होता है, जी। वो क्रूर होता है। लेकिन कर्क जी। माने कन्या के लिए वो तटस्थ है। हम्म। क्योंकि देखिए, अब चीजों को समझिएगा। नौ माने फोर्थ हाउस में धनु राशि आ गया, जी। है ना। फिफ्थ हाउस में कौन सा आ गया? शनि, ये। मकर जी, राशि। शनि आ गया। मकर राशि। हाँ। सिक्स हाउस में कौन आ गया? शनि। शनि, कुंभ कुंभ। राशि। सेवेंथ हाउस में कौन आ गया? मीन। मीन। गुरु। यानी अब देखिए, दो सात मारक है। हम्म। अब मूल त्रिकोण आ गया फोर्थ हाउस में, सबसे जो कम पावरफुल है। हम्म। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? टेंथ हाउस, उसके बाद सेवेंथ हाउस, उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर। ठीक। फोर्थ में आपका नाइन्थ आ गया, यानी धनु राशि आ गया, हम्म। है ना। जी। सेवेंथ में कौन सा आ गया? मीन राशि। मीन राशि। अब जी। देखिए, सेवेंथ में मीन राशि मतलब जलीय तत्व आ गया। हम्म। धनु राशि मतलब स्थिर तत्व है, अग्नि तत्व जी। है। अग्नि तत्व हम्म। द्विस्वभाव ग्रह है, जी। द्विस्वभाव राशि है। तो वो कुछ चर है, कुछ स्थिर है, जी। जिसके कारण इसको तटस्थ बोला गया। मीन भी देखिए द्विस्वभाव है, हम्म। कुछ चर है, कुछ स्थिर है। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। सर, एक वर्ड में बोले तो जो हिलने डुलने वाला है वो तटस्थ है। हाँ 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 हाँ, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं आप अपने अनुसार बिल्कुल बोल सकते हैं। हिलने डुलने वाला मतलब बीन पेंदी का लोटा। जी सर। बीन पेंदी का लोटा किसी के सहारे से ही खड़ा होता है। जी सर। सर, मैं चंद्रमा के लिए बहुत सोच रही थी, तो अब इस वर्ड से निकल आएगा, चंद्रमा भी ऐसा ही है, कभी आशा कभी तोला। ठीक सर। मैंने क्या बोला कि बीन पेंदी का लोटा मतलब वो जी सर। किसी के सहारे से ही, वहां पे एक पत्थर डालना पड़ेगा, ठीक ठीक सर। है ना, ताकि वो स्टे कर पाए। तटस्थ मतलब वो है कि किसी ना किसी ग्रह की मदद मिलनी चाहिए। माने नीचे में लोटा, ऐसा लोटा है, उसके नीचे एक तो पत्थर देना पड़ेगा। जी सर, उसको पुश करना पड़ेगा। ठीक हाँ, सर। अब क्लियर हुई चीज। हो गया ना। जी सर। गुड। चलिए, कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए, सॉरी, कन्या राशि नहीं, कन्या लगन के लिए चंद्र मंगल और गुरु क्यों दुष्ट है? दुष्ट गुरु, सर आप गुरु तो आप समझ गए, जी सर। है ना। अब जी चंद्रमा सर। कौन सा है? कर्क लगन, कर्क कहाँ आता है देखिए। सर, 11th हाउस में आता है, ये तो त्रिशदाय भाव है। त्रिशलाय हो गया ऑटोमेटिकली। जी सर। यानी वो भी और मंगल सही भी। नहीं है। नहीं, और मंगल भी त्रिशदाय और त्रिक भाव का स्वामी है। त्रिभाव का ठीक। स्वामी हो गया। यानी वहां पे भी ना किसी को वहां पे नीचे में देना पड़ेगा। ठीक सर। माने यूं, यूं जैसे एक, मान लीजिए, अगर हम एक फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लोटा समझ लीजिए, समझ लीजिए। हम्म।
लोटा आप ये ऐसे रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पानी गिर जाएगा। जी जी जी। ऐसे रखते हैं तो ऐसे गिर जाएगा। अब यहाँ हम्म, ऐसे रख के, इधर रख के, यहाँ नीचे में एक तो हम सपोर्ट दे दिए, तो अब ये जी ऐसे स्थिर हो गया। जी। तो ये तटस्थ है। और क्रूर कौन है? जो गिरा ही देगा। ठीक से। क्लियर? क्लियर। चलिए, वेरी नाइस। अब हम सर, बोलिए। नहीं नहीं सर, आपने बोला वीनस इस लगन के लिए बहुत अच्छा है, तो सर वीनस जो सेकंड हाउस का मालिक है वो मारक भी तो है, क्योंकि मूल नहीं मैम, त्रिकोण भी वहां नहीं पे आ नहीं, रहा है। नहीं नहीं मैम, वो सुम है। सुम है। क्यों? देखिए, थोड़ा समझ जी लीजिए, समझ लीजिए, जी सर। रुकिए एक सेकंड। मैं ये खोलना नहीं चाह रहा था। ठीक है, बट कोई सॉरी बात सर। नहीं। कोई बात नहीं मैम। नहीं, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि पूरा क्लियर करना। फिर इसको समझते हैं। अब यहाँ आ गया कौन सा? कन्या। मतलब 6, हम्म 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब आपको समझ आ गया जी मैंने क्या बोला था? सर, नाम, हाँ सर अच्छा है, वो नवम का तो प्रभाव ले रहा है, लेकिन जो इसकी दूसरी राशि मूल त्रिकोण सेकंड हाउस में है जो बाधक है, मैं उस चीज को जानना चाह रही हूँ कि नहीं उसको नहीं हम नहीं 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 काउंट नहीं, कर। यहाँ बाधक, हम जब कुंडली में क्रूर, सौम्य या ये देखते हैं, तो सेकेंड हाउस कोई महत्व नहीं रखता है ना। नहीं रखता। जी सर। सेकेंड हाउस कोई महत्व नहीं रखता। वहां पे रूल क्या था मैम? रूल बता देता हूँ, पहले इस चीज को समझ लीजिए। 3, हम्म 4 और 5। अब देखिए, यहाँ 5 भी जो है सही नहीं है, क्योंकि त्रिक भाव का है। जी 4 त्रिशोड़ाय का आ गया। 3 अ- अच्छा भाव है, लेकिन यहाँ शुभ ग्रह है। 3 में कौन सा है? इसका मालिक कौन है? बुध है ना। बुद्ध बुद्ध। जी सर। तो बुध भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बुध भी खत्म कहानी। अगर क्रूर होगा तो क्रूर का जैसा काम करेगा। लेकिन यहां मैंने क्यों बोला शुक्र शुभ में है? क्योंकि शुक्र नाइन्थ का हिस्सा है। उसका देखिए मूल त्रिकोण यहाँ है सेकेंड हाउस में। मूल त्रिकोण कहाँ है? तुला। तुला जी ही ना सर। मूल त्रिकोण है। जी 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 सर। वो सेकेंड हाउस है। और ये स्वक्षेत्र आ गया नाइन्थ हाउस में। हम्म, ठीक है। तो ये चूंकि न्यूट्रल होने की वजह से, ये कोई मतलब डेफिनिट ना होने की वजह से, सेकेंड हाउस कोई डेफिनेशन इसमें है नहीं। थोड़ी मैं सी आपको पावर मिल जाएगी नाइन्थ का लॉर्ड इसको होने से। इसको नाइन्थ का लॉर्ड होने की वजह से इसको पावर मिल जा रहा है। ठीक सर। क्लियर? जी सर क्लियर। चलिए, दिखाता हूँ आपको। सुमित जी। हरिओम नमः शिवाय गुरु जी। हरि ओम नमः शिवाय। लेट हो गए आप बहुत। जी गुरु जी। कोई बात नहीं, चलिए, थोड़ा सा इसको एकदम पूरा क्लियर करते हैं। जी गुरु जी। मैं आपको लक्ष्मी मैम एक बार दोबारा फिर बताता हूं। सौम्य या सौम्य का स्वामी कौन होंगे? नंबर 1, प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है,
प्रथम भाव मतलब लग्न भाव। लगन, लगन जी। लगन भाव का स्वामी सौम्य होते हैं, तो हमें चंद्रमा को एक्सेप्शन छोड़ के। चंद्रमा। जी सर। एक्सेप्शन चंद्रमा। क्या बोला मैंने? प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा को अगर आप बाद दे दें, छोड़ दें, तो फिर प्रथम भाव का स्वामी सौम्य होता है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 कौन है? पंचम और नवम का स्वामी, क्योंकि ये त्रिकोणाधिपति है, जी सर। तो ये सौम्य होते हैं। और तीसरा रूल कौन सा है? चौथा, सातवां और 10वां का लॉर्ड जो स्वभाव से सौम्य नहीं है। स्वभाव से सौम्य नहीं का मतलब क्या है? सर जो पाप जैसे, ग्रह है, हाँ जी सर। नैसर्गिक पाप ग्रह है। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है। ये हुआ आपका सौम्य का परिभाषा। सौम्य का परिभाषा फिर दोबारा बता देता हूं। प्रथम भाव का स्वामी सौम्य होता है, लेकिन यहां एक्सेप्शन है चंद्रमा। दूसरा, पंचम और नवम भाव का स्वामी सौम्य होता है किसी भी कुंडली के लिए। हम्म। एक्सेप्शन है, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। चौथा, सातवां और 10वां का जो राशि लॉर्ड है, भाव लॉर्ड है, वो अगर नैसर्गिक तरीके से पाप ग्रह है या शुभ नहीं है, क्रूर ग्रह है, मतलब इसलिए बोला जाता है जो सौम्य नहीं है। मान लीजिए सूर्य, सूर्य तो क्रूर ग्रह है ना, वो पाप ग्रह भी नहीं है। पाप ग्रह कौन कौन सी है? राकेश। राकेश। जी सर। तो पाप ग्रह आने से भी होगा और क्रूर ग्रह आने से भी होगा। जो नैसर्गिक तरीके से क्रूर, जैसे मंगल नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। हम्म। क्लियर मैम? जी सर, क्लियर सर। अब मान लीजिए, इसके बाद मैं वही सेम चीज बताता हूं। हाँ, यहाँ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि नवम का स्वामी सबसे पावरफुल होता है। पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो उससे कम पावरफुल होता है। सबसे अधिक होता है नवम का। ठीक। उससे माने सबसे अधिक सम्मुत तो पंचम और नवम है ना? जी सर। समझ नहीं आया क्या? नहीं नहीं सर, समझ आया। तो माने मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपको समझ आया या? सबसे पावरफुल, एक देखिए लगन का जो माने लग्नेश जो है वो तो है ही है, माने आपका सौम्य। वहां पे एक्सेप्शन खाली लगन में, मतलब वो चंद्रमा। और पंचम नवम का स्वामी में से सबसे पावरफुल होता है नवम, उसके बाद होता है पंचम, और दसम, सप्तम और चौथे का सबसे पावरफुल होता है दसम, उसके बाद सप्तम, उसके बाद होता है चौथा। ये क्रम जी भी सर, आपको क्लियर। याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सर, रट गया। रट गया ना? चलिए, गुड। जी सर। अब क्रूर का समझ लीजिए। क्रूर जो है एक त्रिसड़ा है। हम्म। त्रिसड़ा मतलब तीसरा, छठा और एकादश भाव। 11। जी सर। त्रिसड़ा का मतलब हो गया तीसरा, छठा और एकादश। इसका स्वामी हमेशा क्रूर होता है। ठीक है? जी सर। दूसरा, रूल नंबर 2, चौथा, सातवां और 10वां भाव का स्वामी अगर तटस्थ सौम्य होगा, तटस्थ सौम्य, सौम्य मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह है, हम्म।
तो वो क्रूर होता है। जी सर। वो क्लियर। क्लियर सर। और तटस्थ ग्रह का परिभाषा क्या है? चंद्रमा अगर लगन का स्वामी हो, हम्म। ये नॉर्मल रूल मैं बता रहा हूं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य अथवा चंद्रमा अगर अष्टम का स्वामी हो, अष्टम भाव का, याद रखना। अष्टम राशि नहीं बोल रहा हूं मैं, राशि तो अकॉर्डिंग टू कालपुरुष होगा ना। जी सर। और सूर्य और चंद्रमा अगर दूसरा और 12 का भाव का स्वामी, ये नॉर्मल रूल है। अब उसी के अनुसार हम डिटेल जा रहे हैं, एक एक लगन को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं आपका सिंह लगन तक, आज करना स्टार्ट किया। जी सर, कन्या हो गया सर। तो अब कन्या में क्या है, शुक्र देखिए, चूंकि शुक्र यहां देखिए कहीं सेकंड भाव आया नहीं, रूल में कहीं सेकंड भाव आया है क्या? नहीं सर। तो रूल में सेकेंड भाव को न्यूट्रल रखा गया है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसे जैसा आउटर प्लैनेट है जिनका दो दो घर है, अगर हम्म। वो सेकेंड और नाइन्थ का हो जा रहे हैं, हम्म। तो हमको देखना पड़ेगा कि सेकेंड तो न्यूट्रल है, अगर वो नाइन्थ में आए हैं यानी वो परम सौम्य होंगे। ठीक सर। क्लियर। क्लियर सर। अब करने वाली शुक्र क्यों है, मैंने क्यों बोला परम सौम्य? परम सौम्य मतलब एब्सोल्यूट शुभ ग्रह है। ठीक। एब्सोल्यूट मतलब एकदम उससे ऊपर कोई शुभ ग्रह इस कन्या लगन के लिए शुक्र के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब जब आएगा, कन्या लगन के जातक के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि सर इसमें जिंदगी। प्लेनेट भी सर इसमें प्लेनेट भी अपना रोल अदा करेंगे ना, वहाँ वो कहाँ पे बैठ रहा है। बिल्कुल मैम, ठीक बिल्कुल है। करेंगे। वो तो देखिए, ये तो बेसिक में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं ना। जी जी। जी जी सर जी। देखिए, यहाँ आपको सारी चीज, आपको इससे पहले आप लोगों ने 3 रूल सीखा है। जी। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, हम्म। कि कौन कौन से भाव के स्वामी हैं और भावेश कहाँ बैठा है। जी सर। ये पहला रूल आप लोगों ने देखा है। दूसरा, एस्पेक्ट, किस भाव के ऊपर कौन सा ग्रह का आता है, ये भी आप लोगों ने देखा है। जी जी। युति भी देखा है। जी सर, क्लियर है, भाव भावेश कारक, ठीक है सर। और कारक तत्व क्लियर। भी क्लियर है आप। ये तो जी अब सर। हम जा रहे हैं एडवांस लेवल में चले गए ना। जी 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 सर। तो वो सब आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद ये चीजों को आप अप्लाई करें। ठीक सर। पहले आपका जो जो मतलब जो प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन आपने कर लिया, उसके बाद आप सौम्य, तटस्थ और क्रूर का आप फिल्टर करेंगे मैम। यहां अब निचोड़ निकालने के लिए है हम लोग, ठीक कंक्लूशन। सर। क्लियर। क्लियर सर। कोई प्रश्न है? किसी को नो कोई सर। प्रश्न है? चलिए, नो सर। चलिए आगे चलते हैं। तुला। तुला, शनि, बुध और शुक्र सौम्य है। तुला राशि के लिए शनि सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। अगर तुला लगन हो किसी का और शनि थोड़ा सा भी फेवरेबल जगह पे आ जाए ना, उसका लाइफ में, माने क्या बोलते हैं उसको, दिन दोगुना रात चौगुना जो है, वो उसके जीवन में वृद्धि होगी।
मैम सर चलो इस, हाँ बोलिए सर। सर फेवरेबल जगह सर, मतलब शनि की सर, मतलब तुला उसमें सर कौन सी रहेगी? तुला लगन के लिए शनि सबसे फेवरेबल ग्रह है। वो कहीं भी बैठे, आपको उससे बैठने का मतलब नहीं है उसको। जी सर। जिस भाव में बैठेगा उस भाव को वो फ्लोरिश करेगा। बहुत बढ़िया सर। वो इतना फ्लोरिश करेगा, मान लीजिए, अ, थोड़ा लिख लीजिए पहले इसको आप, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। दिमाग भी तो एक तरीके से चलता है ना सर। जी सर, जी सर, जी सर। लिख लीजिए, फिर मैं जी आपको सर, यहाँ शनि समझाता हूँ। को सर डबल बोनस मिल रहा है, एक यस, फोर्थ का भी एक फिफ्थ का भी। यस, तुला लगन का, यस, एक फोर्थ का भी है। पांचवा आ गया धर्म त्रिकोण में, लग्न त्रिकोण में। और फोर्थ हाउस पावरफुल है, क्योंकि वो शनि कौन है? सौम्य तो सर है नहीं क्रूर है वो। नैसर्गिक। हाँ सर, सौम्यता प्रदान करेगा, क्रूर है वो सौम्यता दे। वो सम्यता प्रदान करेगा। ठीक सर। इसलिए हमेशा बोला गया ना, आप देखिए, जब जब हम पराशरी आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो मैंने बोला ना, केंद्र में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। ये लैंग्वेज मैंने बोला है। जी। केंद्र में शुभ ग्रह आए और अगर वो राजयोग कारक नहीं होता है, ये बेसिक में हमने पढ़ा है, राजयोग कारक अगर नहीं है तो वो ग्रह के दशांतर से अच्छा नहीं जाता। ये भी मैंने बताया। अभी वो, अभी ये जो क्लासेस कुछ और करेंगे ना मैम, वो जी फिल्ट्रेशन सर। कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सर पिन पॉइंट कर। सर सर एक क्वेश्चन था सर। सर बोलिए। सर आपने बताया था कि शनि यहाँ बैठते हैं जो है, वो जो है वो आपका व्यय कराते हैं। बिल्कुल। तो सर अब जैसे, अब तुला राशि में सर अब क्या इनका मामला रहेगा सर? अब शनि देव का सर। वो बेसिक में हमने पढ़ा था, जी जी सर। मैंने ही बताया था कि शनि जी जहां सर। बैठते हैं उस भाव का व्यय करते हैं। कारण क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? सर लॉजिक बताओ ना थोड़ा। शनि का मतलब क्या है ना, शनि होता है प्री जजमेंटल। चीजों को समझो सर। आज हम जब एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अब जी हम सर। चीजों को बहुत अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज सेटर्न? थोड़ा सा वो पुराना वाला कहानी याद कर लो। छाया के माध्यम से पता चला कि उसके फादर ने उससे क्या किया? धोखा दिया। छाया शनि का मां है, लेकिन मनसा कहां? शनि को धोखा देना सूर्य का मनसा नहीं था। सूर्य तो समझ ही नहीं पाए कि ये वाकई में, मतलब मेरा बेटा, क्योंकि वो तो वैसे ही जानते थे ना। जब उनको एकाएक पता चला, तो फिर उनको पता चला कि अरे ये तो मेरी, मतलब जो वाइफ है वो अपने क्लोन मेरे पास रख के चली गई। उनको पता चला, उन्होंने अपनाया, बट सनी ने नहीं अपनाया अपने बाप को। तो सनी इज प्री जजमेंटल। सनी पहले से जो मैटर दिमाग में लेके चलता है ना, वही उसका जजमेंट है। भले उसको जाज का बताया हुआ है, अपना एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है जाज, बट जाज बेसिकली वो नहीं है, वो प्री जाज है। उसको एकमात्र गुरु ही उसका जजमेंट, प्री जजमेंटल जो मेंटालिटी है, उसको चेंज कर सकते हैं।
इसलिए गुरु कानून है। क्लियर हो रहा है सर? समझ आ रही है बातें? एक्सीलेंट। अरे सर, एक्सीलेंट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, एब्सोल्यूट सर, एब्सोल्यूट। तो गुरु शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। शनि तो प्री जजमेंटल है, वो तो पहले से मन बना के रखा है, ये मेरा बाप खराब है। यानी वो माने केस सुनने से पहले ही जजमेंट दे के बैठा है अपने माइंड में। लेकिन गुरु इसलिए कानून है क्योंकि प्री जजमेंटल व्यक्ति का भी माइंड चेंज कर सकता है विजडम, ज्ञान, नॉलेज, और आपके लॉजिक, मार्करी का भी साथ होना चाहिए। मार्करी इज द लॉजिक। इसीलिए किसी के कुंडली में अगर गुरु और मार्करी प्रोमिनेंट हो जाए, बहुत पावरफुल हो जाए, हम क्या बोलते हैं, भैया आप वकील बन जाओ, आपका लाइफ सेटल्ड है, बोलते हैं ना सर? जी सर। बस यही बात है, और कोई कारण नहीं है सर। देखिए सर, कभी भी एस्ट्रोलॉजी को माने इलॉजिकल मत समझिए। एस्ट्रोलॉजी इज द लॉजिकल साइंस। यहां सब है। एस्ट्रोलॉजी में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है। माने साइंस का जितने फैक्शंस है सब यहां है। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह सब है सर वहां पे। उसके अलावा भी वहां पे न्यायिक शास्त्र बोल के एक शास्त्र है, न्याय शास्त्र बोलते हैं जिसको, लॉजिक, और दैट कंडक्टेड बाय द मरकरी। और विजडम, नॉलेज सर, आपको मैं आप चलो बृहस्पति और इसका थोड़ा लॉजिक और विजडम की थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूं। लॉजिक तो आप समझ गए ना, जो युक्ति ग्राह्य है, जो आप माने ये सही है, ये गलत है, ये आप जब आप ये करते हैं, माने क्वेश्चन दर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से खुद को समझाते हैं, तब आपको समझ आता है कि हाँ ये लॉजिकली सही है। अ, सर आप एक चीज समझो, विजडम का क्या मतलब होता है? परसेप्शंस ऑफ नॉलेज। आपके पास, आपने बाहर का नॉलेज लिया, आपने पढ़ा, सर एक प्रश्न का उत्तर देना, आपका उत्तर संगे संग मिल जाएगा। जी अगर सर। नीचे आग का फ्लेम है और आप हाथ रखोगे, आपको क्या मालूम है उसमें क्या होगा? सर, गरम लगेगा सर। गर्म लगेगा, हाथ जल जाएगा। जी सर। जल जाएगा। ये जो परसेप्शन है ना, ये जो अनुभव है आपके, दिस इज विजडम। जी सर। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉलेज। क्योंकि यहां अभी आपको वो एहसास नहीं है, वो आपके अंतरात्मा में वो विकास नहीं हुआ। मतलब मैं आपको वो न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सभी जानते हो ना, कि क्रिया का जी सर। बराबर प्रतिक्रिया होता है, सभी जानते हो आप लोग। सर हम जो किताबें पढ़ते हैं ना, वो किताब पढ़ने के बाद हमारे अंदर यहां बहुत एक विकास होता है। उसको वो उसका प्रतिक्रिया है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉजिक। और उसके अंदर अभ्यंतर जो हमारे विकास हुए, एडाप्टेशन हुए हमारी, आप किताब दो माने मान लीजिए आज 40 साल पहले पढ़े चुके हैं, लेकिन उस किताब का नॉलेज अभी तक आपके अंदर है, आप परसेप्ट किए हुए हो। दिस कॉल्ड द विजडम, दिस इज गुरु। और अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं, क्रियमान कर्म, दिस इज मार्करी। एस्ट्रोलॉजी से वेरी माने क्या बोलूं मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता हूं। मतलब इतना उम्दा साइंस है ना,
दिन भर इसमें डूबे रहने का मन करेगा आपको। आप ये छोटी छोटी चीजों को जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन लगेगा कि बाकी काम तो बाद में, चलो मैं पहले तो पढ़ लूं कुछ। आज आप जो पढ़ेंगे ना, वो हो सकता है आपको 10 साल के बाद वो काम आए, क्योंकि वो अंदर आपके अंदर एडाप्टेड हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं एडाप्टेशन ऑफ सोल्स, आत्म के द्वारा केंद्रीकरण। सर दिस इज एस्ट्रोलॉजी। उस समय, जिस समय एस्ट्रोलॉजी हुई थी सर हमारे भारत में, इसका विकास हुआ था, उस समय ऐसा हमारे गुरुओं के पास बहुत बड़ा कोई तगड़ा साइंस तो था नहीं, लेकिन वो इतना डेप्थ अंदर मेडिटेटेड होते थे। समाधिस्थ होने के बाद उनको ना पूरा पूरा ज्ञान, पूरा महाविश्व का ज्ञान था। सर आपको मैं आज माने कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा, ये अश्विनी से लेके रेवती तक का जो नक्षत्र है, उसका अवधारणा हमारे गुरुओं को ऋग्वेद से मालूम है। ऋग्वेद जो आज से 6,000 साल, माने कम से कम, उससे ऊपर भी हो सकता है। उस समय नासा था नहीं सर, हमारी इसरो था नहीं। ध्रुव तारा की बात उस समय से कही जा रही है। आप समझ सकते हैं सर, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। चलिए लिख से हट रहे हैं, कभी ऐसा मौका मिले ना तो मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के गहराई पे ले जाने की कोशिश करूंगा। सर संडे को कोई क्लास लगाइए सर, 2 घंटे की। उसमें सर जो है ले जाइए, आप डीप सर में बड़ा दो घंटा आनंददायक की 2 घंटे की क्लासेस हो नहीं सकती है ना, क्योंकि 2 घंटा की क्लासेस के लिए 15-16 हजार 17 हजार रुपए जो है जूम को देना पड़ेगा। ओके सर। लगातार नहीं हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ केपी क्लासेस जो है पेड अप करने का। उससे जो आएगा वो खाली जूम का खर्चा निकल जाए, इतना मेरे लिए बहुत है। चलिए, कन्या लगन के लिए मैंने बोला सौम्य ग्रह एकमात्र शुक्र है, चंद्र मंगल और गुरु दुष्ट या तो अथवा क्रूर माने जाएंगे। सर ठीक है। तुला लग्न पे थे सर हम। और तुला पे थे। जी सर। तुला में, हाँ, शनि बुध और शुक्र शुभ में है, जिसमें से शनि सबसे अधिक शुभ, हाँ, जिसमें से शनि सबसे ज्यादा शुभ है। और तुला के लिए सूर्य और चंद्रमा और गुरु